जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट 10 पर। यूं ही हमारी यात्रा बढ़ती रहेगी, यूं ही हम सीखते रहेंगे और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न और उनको हल करने के तरीके हम देखते रहेंगे, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से हम छात्र खुद को बेहतर बना सकते हैं। एलियन, तृप्ति, ओमनाथ मौर्य, शिवानी सागर, सत्यम, वर्दी मेरा जुनून, धर्मेंद्र, आकिब खान, शिव कुमार, कमलेश, शिवानी सागर, संतोष मिश्रा, शिवम चौधरी, नगेंद्र चौधरी, शिवानी सागर, आरती प्रजापति, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छे से आप लोग स्कोर करके दिखाएंगे। आज 32 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जरा बताएं यह उत्तर। तो जीभ के भाग के आधार पर तो क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। अग्रस्वर होता है, क्या बोलेंगे? अग्रस्वर होता है। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, दीर्घ ई आता है, ए, दीर्घ ए आता है, ये अग्रस्वर होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है साथी? ए होता है, जिसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है उदासीन स्वर कौन सा है, तो ए उदासीन स्वर होता है। और पश्च स्वर में बाकी बचे हुए कौन कौन से हो गए पश्च स्वर में? तो आपका ऊ हो गया, ए ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा, आपका दीर्घ औ हो जाएगा, दीर्घ औ हो जाएगा। ये सब किस में आ जाते हैं? पश्च स्वर में आ जाते हैं। यानी कि जीभ के भाग के आधार पर विव्रत स्वर नहीं होता। विव्रत और संवृत स्वर होते हैं मुख खुलने और मुख बंद होने के आधार पर। तो मुख के खुलने और बंद होने की स्थिति के आधार पर पूछे तब ये भाग होंगे। मुख खुलने या बंद होने की स्थिति पर, खुलने या बंद का जब हम वर्गीकरण करेंगे साथी, तब ये भेद हमारा होता है। ठीक है, जानते होंगे सभी। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनको हिंदी भाषा के क्षेत्र हम कहते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? विकल्प देख करके चुनेंगे जो हिंदी प्रदेश है, जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या बोलेंगे जी? सही तरीके से उत्तर देंगे। हिमाचल प्रदेश क्या हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जी हाँ। उत्तराखंड आता है क्या? जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बना। मध्य प्रदेश आता है? जी हाँ। छत्तीसगढ़ आता है? जी हाँ। यानी कि उत्तर प्रदेश आएगा आपका या नहीं आएगा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत? जी। बिहार आता है या नहीं आता है? जी भैया आएगा। इसी से बना झारखंड भी आएगा या नहीं आएगा? जी भैया आएगा। क्या बोलेंगे? झारखंड भी आएगा आपका, झारखंड भी आएगा। नई दिल्ली, यूटी में नई दिल्ली आता है आपका, नई दिल्ली क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र जो है। चंडीगढ़ क्षेत्र भी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है, चंडीगढ़ क्षेत्र। हरियाणा किसके अंतर्गत आता है? हिंदी के अंतर्गत आता है। बोलियां अलग हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे? है कौन से? हिंदी क्षेत्र है। तो क्या बोलेंगे? सभी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत भैया आते हैं। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कौन सा विराम चिन्ह है? योजक, कोष्ठक, उपविराम या फिर अर्धविराम होगा। एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर मैंने बोल दिया इससे दूर रहो। क्या बोला? इससे दूर रहो। तो अब इन दो वाक्यों में क्या है कि आलस्य की बात हुई और दूर रहने की बात हुई, तो उससे दूर रहना है, तो मिश्रित है, संयुक्त भाव है, विरोध का भाव भी प्रकट कर रहा है। तो कौन सा होगा इन दो के बीच में? बताएंगे जी, दो वाक्यों के बीच में। तो यहां पर क्या होगा? अर्धविराम का प्रयोग। ये जितने भी साथी लिख रहे थे, योजक चिन्ह का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वाक्य की बात है, ठीक है। विरोध का भाव प्रकट करने वाले यदि यहां पर क्या बोला, वाक्य की जगह शब्द होता, जैसे मैं बोल देता विरोध प्रकट करने वाले दो शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तब हमको योजक कहना था। लेकिन उसने शब्द नहीं कहा, उसने क्या कहा? वाक्य कहा। और वाक्य कहते ही बात किस पर पहुंच गई? अर्धविराम पर। यानी योजक नहीं होगा। कोष्टक अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उपविराम का कोई अर्थ बनता नहीं। प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? क्या बोलेंगे?
हाँ जी सर, मैंने शब्द सोचा, तो मैं समझ सकता हूँ आप वही गलती करते। क्या बोलेंगे? प्रद्युमन शब्द की सही शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? सही वर्तनी बताएंगे। प्रद्युमन, प्रद्युमन, प्रद्युम्न या प्रद्युमन होगा, तो क्या बोलेंगे? प्राद्युम्न होता है, प्रद्युम्न जिसको हम कहते हैं, प्रद्युम्न। कुछ शब्द साथी मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पर। जैसे आप मुझे बताइए, महात्म्य शब्द सही है या नहीं है? जो सही होगा उसको आप फिर सही ही चुनेंगे। याज्ञवल्क्य की अगर मैं बात करूं, याज्ञवल्क्य की अगर मैं बात करूं, ये शुद्ध लिखा हुआ है यानी वर्तनी में बड़ा पूछा भी जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, शुश्रूषा शब्द इसकी वर्तनी सही है या नहीं है? जैसे मैं आपसे पूछूं छिद्रान, क्या बोलेंगे? छिंद्रान वेशी शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? या मैं आपसे पूछूं गत्यार्थ शब्द की वर्तनी क्या होगी? गत्यार्थ शब्द की, निरानुनासिक शब्द की वर्तनी क्या होगी? निरानु निरानु निरानुनासिक शब्द की वर्तनी साथी क्या होगी? जितने साथी इन शब्दों को सही लिख पाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। द्वारिका शब्द की वर्तनी क्या होगी? द्वारिका। मैं आपसे बोलूं कैलाश शब्द की वर्तनी क्या होगी? तो ये करके दिखाने। महात्म्य, तो क्या बोलेंगे जी? देखते हैं कितने शब्द सही हैं इसमें, कितने सही हैं। महात्म्य की वर्तनी क्या ये होती है? जी नहीं, महात्म्य की तो महात्म्य होती है। क्या होती है? महात्म्य। क्या बोलते हैं? महात्म्य बोलते हैं। याज्ञवल्क्य के एकदम से सही लिखा हुआ है। शुश्रूषा की जब बात आएगी तो शु और श्रूषा यानी कि सेवा की जब बात आती है तो दीर्घ उ का प्रयोग होता है। छिद्रान्वेशी की अगर हम बात करें साथी, छिद्रान्वेशी होगा, छिंद्रान वेशी होगा। गत्यार्थ कोई शब्द नहीं होता, गत्यर्थ शब्द होता है। निरानुनासिक नहीं होता, निर्नुनासिक होता है। निर्नुनासिक शब्द का प्रयोग होता है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। और साथ ही क्या होगा आपका? कैलाश होगा। क्या होगा? कैलाश होगा। सपेरे का प्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसी संग्रह को हम हर रोज बढ़ाते हैं साथी। क्या बोलेंगे? हर रोज बढ़ाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, जो भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी बोलेंगे जी? खारापन क्या भाववाचक संज्ञा है? देखो, खारा तो विशेषण है और खारा विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा खारापन हो सकती है। जी हाँ, ठीक है। तेजस्विता, तो तेजस्वी जो है वो विशेषण शब्द है और तेजस्वी से तेजस्विता बन सकता है। जी हाँ। चिकना एक विशेषण है, चिकना एक विशेषण है, उससे चिकनाई एक शब्द भाववाचक संज्ञा बन सकता है। जी हाँ। लेकिन ग्राम्य शब्द सारे साथी लिख रहे हैं, बी डिफेंस, मनोज कुमार जी, शिक्षा, संदीप भाई, बहुत ठीक उत्तर लिखा, ग्राम्य। तो ग्राम्य को हम क्या कहेंगे जी? फिर भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि ग्राम्य क्या है। ग्राम्य एक जातिवाचक संज्ञा है, ग्राम्य एक जातिवाचक संज्ञा है या फिर आपका एक विशेषण है। आप लोगों को किसी एक का चुनाव करना है। एक में आप इसको रखना चाहेंगे या बी में? बताएंगे। ए कहेंगे इसको, बी कहेंगे? ग्राम्य। तो देखेंगे भैया, क्या बहुत सारे साथी, इतने मैंने जातिवाचक लिखा है, इतने में उन्होंने भी जातिवाचक जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है दोस्त, ऐसा नहीं करना है, सोचना है थोड़ा सा। ग्राम्य के जैसे अन्य ग्राम्य, ग्राम के जैसे ही तो अन्य ग्राम हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं ग्राम, या मैं बोल दूं गांव, या मैं बोल दूं शहर, जब तो समझ में आता है कि ये जातिवाचक है। लेकिन ग्राम्य अर्थात गांव में रहने वाला, क्या बोलेंगे? ग्राम्य व्यक्ति बोल सकते हैं उसको हम। जी हाँ। तो ग्राम्य शब्द जब आएगा तो ग्राम्य व्यक्ति इसके साथ प्रयोग हो जाएगा, यानी गांव में रहने वाला व्यक्ति। यानी ग्राम्य क्या है? एक विशेषण है। और बी जिन साथियों ने दिया उत्तर एकदम से ठीक था। फुर्ती नहीं करनी है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, बड़ी आसानी से चुनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यानी सर्वनाम के उदाहरणों में नहीं आएगा? तो ये आपको उत्तर देना है इसका। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। और इस ए भाव को अपने दिल में भी बसाइए, हर छात्र के लिए जरूरी है। तो क्या बोलेंगे? जो और संबंध जोड़ दिया दो उपवाक्यों का, जो और वह से, यानी ए में तो है। यह अच्छा विचार है, तो ये तो किसकी बात कर रहा है साथी? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, तो यानी कि जो और वह क्या हो गए? संबंधवाचक हो गए।
जिसे चोट लगती है वही, तो जिसे और वही शब्द क्या है, या जो और वह शब्द क्या है, या मैं आपसे बात करूं वह और जो शब्द क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये सब संबंधवाचक के उदाहरण हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, तो पहले तो मुझे बताइए इस वाक्य में विशेषण शब्द है कौन सा? विशेषण शब्द आप मुझे लिख के बताइए, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विद्वान है, या फिर व्यक्ति है, या फिर पूज्य, या होते, या है? बोलेंगे वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उत्तर देखना चाहूंगा। तो विशेषण में देखेंगे विद्वान व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति, तो विद्वान और पूज्य शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इस वाक्य में, ये दो विशेषण प्रयोग हुए, ठीक है। कुछ साथियों ने लिखा विद्वान 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 विद्वान, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं, यानी कि सार्वनामिक तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। सार्वनामिक तो जब बनता जब पहले सर्वनाम होता, तो सर्वनाम तो है नहीं, ये तो क्या है, विशेषण से शुरुआत हो रही है, और विशेषण से शुरुआत हो रही है, यानी कि विद्वान और पूज्य ये किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं। सी वाले सारे साथी ठीक थे और ज्यादातर का उत्तर वही है। यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी व्यक्ति का यदि कोई गुण बताया जाए, जैसे विद्वान है, गुण में क्या क्या हो सकता है? ईमानदार, ठीक है, ईमानदार हो सकता है, ठीक है, ईमानदार हो सकता है, वो भी क्या हो गया, व्यक्ति का गुण हो गया, विद्वान हो गया। होशियार हो सकता है, होशियार भी क्या है, एक गुण है। आप भी बताइए, एक एक सोचने का प्रयास करेंगे। दोष भी हो सकते हैं इसमें, दोष का मतलब जैसे बोले बेईमान व्यक्ति, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेईमान भी गुणवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। या हम बात करें आपका दोष में बेईमान के अलावा और क्या हो सकते हैं, दोष क्या होगा बताएंगे जी। जैसे हम कह दें उसको दुष्ट व्यक्ति है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो गुण हो चाहे दोष हो, चाहे कोई रंग हो, रंग की हम बात करें काला पीला नीला, अन्य रंग जो आप सोच पाए, ठीक है। अवस्था की बात करें, यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्या बोलेंगे, यौवन अर्थात जवानी हो गई, ठीक है, जरा अर्थात बुढ़ापा हो गया। कोई भी साथी स्वाद हो आपका, खट्टा मीठा तीखा फीका नमकीन, तो क्या बोलेंगे, जितने भी स्वाद हैं। दिशा हो चाहे, या फिर स्थान की बात हो, या फिर आकार की बात हो, दिशा भी हो सकती है साथी, ठीक है। आपका स्थान की बात हो सकती है, आकार की बात हो सकती है, आकार की, तो ये सब किस में जाते हैं, ये गुणवाचक होते हैं। क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। हम इसको कैसे पहचानते हैं? सार्वनामिक नहीं है, गिनती नहीं हो सकती, नाप तोल नहीं हो सकती, तो बाकी सब किस में है, फिर गुणवाचक में है। क्या बोलेंगे? बाकी सब गुणवाचक, ठीक है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु क्रिया बोलेंगे अभी फटाफट से, नाम धातु क्रिया किस किस विकल्प में है? मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, बोलेंगे जी। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? मां नौकर से बर्तन धुलवाती है। जब साथी काम किसी और से हो तो कौन सी होती है? तब भैया जी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया, अन्य किसी से काम हो। जैसे एक वाक्य आप भी लिख के दिखाएं, एक वाक्य आप भी लिख के दिखाएं। वह उससे उससे कार्य कराता है, वह उससे कार्य कराता है। तो यानी कि जब किसी और से काम कराने का बोध हो तो क्या होगा साथी? आपका मित्र प्रेरणार्थक होता है। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, तो हथियाना जो शब्द है, जैसे हथियार यहां से क्या बनेगा? ईयाना, हथियाना, लतियाना, बतियाना, ये सब किस में आते हैं? नाम धातु क्रिया। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मुझे बताएं नाम धातु क्रिया दोस्त किससे बनती है? तो संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। इसकी परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है। विशेषण से निर्मित क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो निर्मित क्रिया होगी, निर्मित क्रिया, वो साथी क्या कहलाएगी? वो भाई साहब नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है, नाम धातु क्रिया। मोर नाच रहा है, इसमें तो क्या साधारण है आपका। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, विकल्प डी में बताइए साथी क्या है? मैं कपड़े धोकर खेलने गया, विकल्प डी में कौन सी क्रिया है? मैं सबके उत्तर देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। याना वाना नहीं आता इसमें। आना वाना तो दोस्त प्रेरणार्थक की पहचान है। दुलवाना, जैसे यहां पर साथी आया, एक साथी लिख रहे आना वाना, नहीं,
आना वाना, तो देखो जो आना होता है, जैसे अभी सिखाते हैं थोड़ा सा, आना और वाना ये तो प्रेरणार्थक की पहचान है, प्रेरणार्थक की। जैसे धुलना में क्या है, धुल क्या है, धुल बताएंगे क्या है, एक मूल धातु है, मूल धातु। इससे एक क्रिया बनाए सारे साथी, तो क्रिया कैसे बनती है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बन जाएगी, यानी शब्द क्या बन गया, धुलना, धुलना। और इसी में यदि मैं आना लगाऊं तो क्या बना देंगे, धुलाना, और साथ ही इसी में मैं वाना लगाऊं तो क्या बना देंगे, धुलवाना, धुलवाना। तो यहां पर मूल धातु में ना जब जुड़ा तो क्रिया शब्द का निर्माण हुआ, और आना जब जुड़ा तो प्रथम प्रेरणार्थक बना, और जब वाना जुड़ा तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। आना और वाना, क्या बोलेंगे, आना और वाना। जैसे मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, यहाँ पर कपड़े धोकर खेलने गया, यहां पर क्या बोला, आप सब कहेंगे भैया ये तो पूर्वकालिक है, और इसमें पूर्वकालिक पद क्या है, धुलना, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यानी जो कार्य पहले होकर उसके तुरंत बाद किसी दूसरे कार्य का होना प्रवृत्त पाया जाए तो हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, जैसे मैंने आना वाना से कुछ बताया, तो आप मुझे बताएं, जैसे खा एक मूल धातु है, इससे बनाना है आपको, इससे आपको बनानी है क्रिया, इससे आपको बनाना है साथी प्रथम प्रेरणार्थक, क्या बनाना है, प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, और साथ में फिर द्वितीय प्रेरणार्थक भी बनाना है। उम्मीद करूंगा किसी का गलत नहीं होना चाहिए, द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण भी करना हो, बनाए जी दोस्त, ठीक है। जैसे पी एक मूल धातु है, ठीक है, हस एक मूल धातु है, क्या बोलेंगे, हस एक मूल धातु है, रो एक मूल धातु है, इन चारों से बनाए बहुत अच्छे से। तो क्या बोलेंगे, खा से क्रिया बनेगी खाना, बड़ा आसान है, पी से पीना क्रिया बन जाएगी, हस से साथी क्या बन जाएगी, हंसना क्रिया बन जाएगी, रो से ना रोना क्रिया बन जाएगी। यानी कि ये सब मूल धातु थे, और यदि मूल धातु में क्या जोड़ दिया जाए, एक ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, क्रिया बनती है। बड़ी आसान बात हुई। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा इसका, आना, तो क्या बना देंगे, खा से खाना, फिर से बना दे, क्या आना तो है नहीं उसमें, तो ना है, तो खिलाना बनता है, क्या बनता है, खिलाना, और वो उनको खिला रहे हैं, ठीक है, और खिलवाना, वो गरीबों को खाना खिलवा रहे हैं। पीना से क्या बनेगा, पिलाना, ठीक है, पिलाना, अब आना जुड़ा है यहाँ पर, आना, और पिलवाना, क्या बोलेंगे, पिलवाना, वो उनको पानी पिलवा रहे हैं। हंसना से क्या बनेगा, हंसाना, आना बन गया, और हंसवाना बन गया, क्या बोलेंगे, हंसवाना बन गया साथी। रोना से क्या बनेगा, रुलाना और रुलवाना। हम सब करके बताओ किनके ये चारों ठीक थे, रुलवाना, ईमानदारी से बताना, अगर गलती हुई है तो बताना भैया एक जगह गलती हुई। नेहा मौर्य, नवीन सर की गुड़िया, बहुत शाबाश। गुप्ता बोलेंगे भी फटाफट से, रवि कुमार जी बताएंगे गलती किस किस से हुई, किसी से गलती नहीं हुई, कोई एक गलती हुई है जी, 3 जगह पर गलती हुई है एक साथी से, बहुत बढ़िया। जब हम अपनी गलतियों को साथी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उसमें सुधार की गुंजाइश करते हैं। कहते हैं कि दुनिया दुनिया देख रही थी और सबके गुणों को, दुनिया देख रही थी और सबके गुणों को, एक अकेला मैं किसी कोने में बैठा अपनी गलतियों को पहचान रहा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी गलतियों को पहचानने की और उनको मानने की। अगर आप मानते हैं तो सुधार की गुंजाइश, और नहीं मानते हैं तो फिर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। कोई गलती नहीं हुई है तब भी बहुत शाबाश। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है, लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, क्या सादृश्यवाचक है, दृश्यता का बोध होता है, लेकिन यहां पर क्या तुलना हुई है, वह लाचार क्यों है, क्योंकि वह अंधा, एक कारण दिया गया है। लाचार किस लिए है, उसके अंधेपन की वजह से, तो कोई तुलना नहीं, ये कारणवाचक होगा, क्या होगा, ये कारणवाचक होगा, एक कारण दिया गया है। कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, अगर हम कोवा शब्द का एक स्त्रीलिंग बना, कोवा जानते हैं ना, काव काव कौआ कोवा शब्द के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, बी बता रहे हैं सारे साथी। कोवा के अंत में आनी लगाते हैं। देखो रोज भूल जाते हो, रोज बताता हूं कि 10वें का उत्तर दे तो ऐसे दे, 10वें का ए, 10वें का बी। बोले गुरुजी हम किसी और की बुद्धि से चलें और सही चलाने वाला हो तो मार्गदर्शक की आवश्यकता तो जिंदगी में होती ही है, सबको होती है, ठीक है, और तो हम चल पाते, लेकिन हम भूल जाते हैं। भैया हमको रोज क्या करना है, एक छात्र धर्म क्या है, हम हर रोज भूलते हैं, कोई याद दिलाने वाला चाहिए, फिर भूल जाते हैं। बताएंगे तो क्या बोलेंगे, ई लगाएंगे क्या अंत में, ई लगाएंगे क्या,
क्या आनी लगा देंगे? कोवा के पहले स्त्री लगा दें? कुछ साथी सी कह रहे हैं स्त्री कोवा लगा दो, कोवा स्त्री लगा दो। नहीं जी, गलत हो जाए। कोवा के पहले मादा लगाएंगे। जैसे मक्खी है, मक्खी के लिए क्या लगाते हैं? मच्छर के लिए क्या लगाते हैं? तो यहां पर नर और मादा का इस्तेमाल होगा, यानी नर मक्खी और मादा मक्खी। जैसे मच्छर हो गया, क्या लगाओगे? नर मक्खी और मादा मक्खी। नर मच्छर, मादा मच्छर। नर तितली और मादा तितली। ऐसे तो नहीं है तितली का तितला कर दो कभी, नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। छिपकली का छिपकला तो नहीं कर दोगे? क्या बोलेंगे? नहीं भैया, नहीं करेंगे। ठीक है, मकड़ी का मकड़ा तो नहीं कर दोगे? गलती हो जाएगी दोस्त। करने को तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे घर की दुकान है। लोमड़ी, लोमड़ी। जिराफ बोल दे, जिराफ बोल दे। ये बड़े चर्चित शब्द हैं। उल्लू हो गया, कभी उल्ली कर दो इसका, पता चले। खटमल शब्द हो गया, खटमली कर दो। नहीं, ये नर और मादा लगा के दिखाए जाते हैं, नर और मादा लगा के। कोयल है, नर कोयल, मादा कोयल। जैसे कि तोता होता, कोयल का कोयली या कोयला मत कर देना। ठीक है, तोता का बहुत सारे लोग तोती मत कर देना, मैना कर देते हैं बहुत सारे लोग। मैना एक अलग प्रजाति है, तोता एक अलग प्रजाति है, तोता एक अलग प्रजाति है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी, बार बार पूछे जाते। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इस समय श्याम आता होगा, सामान्य वर्तमान है जी क्या? तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है साथी? सामान्य वर्तमान में तो भैया ता है, आता है। श्याम, इसका वाक्य बनाइए। इस समय श्याम आता होगा का सामान्य वर्तमान बताइए। तो सामान्य वर्तमान क्या होगा? श्याम आता है। ठीक है, या इस समय श्याम आता है। ठीक है, श्याम आता है, एक वाक्य हम इससे निर्मित कर सकते हैं। संभाव्य वर्तमान होगा क्या? संभाव्य वर्तमान क्या होता है? वह लौटा हो, शायद वह लौटा हो, एक सामान्य। वह लौटा हो, संभवतः या शायद का क्या बोलेंगे? या बहुत अच्छा वाक्य लिखते हैं, संभवतः वह लिखता हो। संभवतः, संभवतः वह लिखता हो, वह लिखता हो। तो एक संभावना दर्शा रहा है, क्या? संभाव्य वर्तमान अभी की। और इस समय श्याम आता होगा, पक्का है क्या? पक्का नहीं है जी, संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। वह खाना खाता होगा, वह खाना खाता होगा। एक एक वाक्य आप भी सोचिए। वह जाती होगी, वह जाती होगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, ट्रेन जाती होगी। जल्दी चलो, ट्रेन, ट्रेन जाती होगी। तो ये सब क्या है साथी? आपके संदिग्ध वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान किसको बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान को। और अपूर्ण की पहचान हर रोज हम बात कर रहे हैं, पूरा जो ना हो, यानी क्रिया चल रही हो। रहा है, रही है, यानी कि श्याम आ रहा है, श्याम जा रहा है। बोलेंगे भैया, भैया रे के कितने रूप होते हैं? बेटा रे के कितने रूप होते हैं बता चुका कक्षा में, पीछे अभी बताया था एक दिन और बच्चे ने पूछा। इसलिए तो कहता हूं मैं कि सारी कक्षाएं करो। सारी कक्षाएं नहीं करोगे तो अलग अलग डाउट होंगे, लेट क्लासेस ज्वाइन करेंगे। पिछली कक्षाएं करते चलिए, जो आप नहीं जानते हैं मैं वादा करता हूं हिंदी से संबंधित जो आपको जानने योग्य बात है वो आगे या तो आप जान जाएंगे या आप पीछे जान चुके। इतना मैं आप भर से ये आपको विश्वास दिला सकता हूं। तो कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? क्रिया का कौन सा काल हो गया? संदिग्ध वर्तमान हो गया। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? मैंने आपको वाच्य पहचानना सिखाया था, देखेंगे जरा ध्यान से। क्या बोलेंगे? उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया। मैं बोलूं उससे खिचड़ी नहीं खाई गई, तो लिंग बदल जाएगा, खाने की जगह खिचड़ी इस्तेमाल कर दूं, यानी कि भैया ये तो कर्म हो गया। भाई ये कर्म है ना खाना, उससे करता कौन है? उस। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो छात्र द्वारा पुस्तिका में यदि कर दूं तो पुस्तिका भी पढ़ी गई है। लेकिन जैसे ही मैं द्वारा शब्द देखता हूं तो द्वारा किसकी पहचान है? वो भी कर्म की पहचान है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, कर्म की पहचान है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यहां पर जो क्रिया हंस रहा था वो क्रिया किससे बदलेगी? वो बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यदि मैं बालिका कर दूं तो वाक्य क्या बनेगा? देखना जरा, ये एक कर्ता शब्द है, ये एक कर्ता है वाक्य में, तो क्या बोलेंगे साथी? बोले बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी। तो रही थी आते ही क्या कह देता है कि भैया कर्ता की वजह से बदल रहा है। तो जो कर्ता की वजह से बदले उसको क्या कहते हैं? हम कर्तर वाच्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्तर वाच्य, उसको मित्र हम कह देते हैं। नेक्स्ट,
प्यारे दोस्तों, आप सब अवश्य आइए, आप सब अवश्य आइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? बोलेंगे भाई। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो प्यारे दोस्तों, आप सब अवश्य आइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपादान कारक है। ये संबोधन कर रहा है, जी हाँ, ये संबोधन कर रहा, अधिकरण नहीं है, संबंध नहीं है, तो क्या होगा? संबोधन कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? तद्भव यानी कि तत्सम से निर्मित, सॉरी, तत्सम से तो निर्मित होगा, यानी तत्सम नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। तो धरती शब्द क्या तद्भव है? जी हाँ, धरती शब्द जो है भैया वो तद्भव है, और किसका है? धरित्री का है। धरित्री इसका तत्सम होता है। त्रा आ गया। संयुक्त व्यंजन किसकी पहचान है? संयुक्त अक्षर किसकी पहचान है भैया? ये आपका क्या है? ये तत्सम, संस्कृत के शब्दों की पहचान है। दीपावली क्या है? तद्भव नहीं है, दीपावली तत्सम है, और इसका तद्भव होता है दिवाली। क्या बोलेंगे? दिवाली। नेवला क्या ये आपका तद्भव शब्द है? जी हाँ, नकुल शब्द का होता है, नकुल तत्सम है। नाच ये नृत्य का होता है साथी। क्या बोलेंगे? ये नृत्य का होता है। जैसे मैं कुछ आपसे जानना चाहूं, मुझे बताना। अशीति, अशीति क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताइए। आप सब लोगों को तद्भव शब्द बताने हैं। असिति का तद्भव क्या होगा? जैसे मैं बोलूं दधी का तद्भव क्या होगा? दधी का। जैसे मैं आपसे बोलूं नख का तद्भव क्या होगा? नख का। पंचदश का बताइए साथी, पंचदश का तद्भव क्या होगा? प्रतिवेशी का बताइए साथी, प्रतिवेशी का सारे साथी बताएंगे। प्रतिवेशी का क्या होगा? पदाती का क्या होगा? पदाती का क्या होगा साथी? और मैं आपसे पूछूं पर्यंक का होगा, पर्यंक का क्या होगा? मैं आपसे पूछूं करदम का क्या होगा? करदम का, तो बताएंगे सारे दोस्त। क्या बोलेंगे जी? अशीति का होता है ए, और सीति 80 को बोलते हैं, अशीति किसको बोलते हैं? 80 को बोलते हैं। दधी होता है दही। नख होता है साथी आपका नाखून। पंचदश क्या होता है? 5 और 10 15। क्या बोलेंगे? 15 होता है। प्रतिवेशी क्या होता है साथी? पड़ोसी होता है, पड़ोसी। पदाती बताएंगे साथी, पदाती। पदाती किसको बोलते हैं? पदाती बोलते हैं भैया पैदल को। किसको? पैदल को। दिमाग से पैदल को नहीं, ऐसे पैरों से पैदल। पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। करदम का साथी क्या होता है? कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ होता है। करदम का होता है कीचड़, ठीक है, कीचड़ का होता है। आगे, निम्न में से कौन शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? कौन सा शब्द है जो बौद्ध भिक्षु के लिए इस्तेमाल होता है? प्रद्युमन प्रजापति जी, डिफेंस बोलेंगे भी फटाफट से। दिलीप गुजरा, रिंकी कुमार, एकदम ठीक है, डिफेंस कोई दिक्कत नहीं है। रूपा राय बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे भी बहुत बढ़िया उत्तर आना चाहिए। ए, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर ए आता हुआ, ए आता हुआ, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? श्रवण होता है क्या? ए वाले सारे गलत हैं, श्रवण होता है। श्रवण तो क्या है? ये इस्तेमाल होता पुत्र के लिए, एक अच्छे पुत्र के लिए। श्रमण होता है, क्या बोलेंगे? बौद्ध भिक्षु जो जाकर के वर्षावास के दौरान रुक करके जगह जगह भिक्षा मांगते रहते हैं, ठीक है, आगे आएंगे। ए वाले सारे गलत हैं। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? विश्वसनीय शब्द में कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है? 16 प्रश्न पर आएंगे साथी, 16 प्रश्न पर आएंगे। बहुत बढ़िया भैया, दिवाली शब्द गलत लिख गया, देख लेता हूं मैं एक बार, हो सकता है लिख गया हो। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? अगले पर आएंगे। तो विश्वसनीय में क्या होगा? यह है तो विश्वस, क्या बोलेंगे? ये विश्वास शब्द बनता है जिसमें हम बनाते हैं विश्वस, ठीक है। और इसमें होता है आपका अनीय, क्या होता है? अनीय होता है। तो अनीय प्रत्यय इसमें होता है। क्या होता है? अनीय प्रत्यय साथी इसमें होता है। जैसे यह प्रत्यय की बात करें, यह प्रत्यय का एक शब्द आप ढूंढ के बताएं। ये के मैं आपको कई बार बता चुका। जैसे अनुकरण एक शब्द है, इसमें अनु उपसर्ग भी है, करण और ईय, अनुकरणीय हो गया। लघु ईय वाला बात करें हम अगर, तो बहुत सारे शब्द आप ढूंढ सकते हैं। अनीय की अगर हम बात करें, माननीय शब्द, यहां पर हम ईय की गलती कर देते हैं, हम अनीय की जगह ईय को चुन लेते हैं। रमणीय हो गया, अनीय शब्द प्रत्यय होगा इसमें, क्या होगा? अनीय प्रत्यय। दर्शनीय हो गया, क्या हो गया? दर्शनीय हो गया। इन सब में साथी क्या है हमारा? अनीय प्रत्यय है। क्या है? अनीय प्रत्यय इन सब में इस्तेमाल हुआ है। क्या बोलेंगे? अनीय प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। यह प्रत्यय का बताएंगे साथी। मैंने जो विकल्प ए पूछा आपसे, तो क्या बोलेंगे?
पांडित्य शब्द होता है, बड़ा अच्छा शब्द है, पूछा भी जाता है। पंडित धन यह होता है, क्या होता है? पंडित धन यह होता है, जिससे बनता है पांडित्य। तो कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी है। बताएंगे जी, किसी साथी ने लिखा कोई शब्द, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ शब्दों में प्रत्यय जानना चाहूंगा, मुझे बताना एक बार आप लोग। जैसे मैं बोलूं छलिया में कौन सा प्रत्यय है, बताना जरा। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छलिया शब्द में। जैसे मैं आपसे पूछ लूं मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं आपसे पूछ लूं देवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या बोलेंगे? छलिया में भैया इया होगा, मानवीय में भैया दीर्घ ईय होगा, और देवधन ईय में भी क्या होगा? दीर्घ ईय होगा। क्या बोलेंगे? दीर्घ ईय होएगा। आगे आइए। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? यानी विलोम शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है। क्या बोलेंगे? दर्श धन, दर्श माने दिखना होता है। लखन कुमार जी कह रहे दर्शनीय में अनीय कैसे होगा? देखिए, दर्श धन अनीय, दर्श एक धातु है, मूल धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो वर्धमान का क्या अभिशाप होगा? क्या बोलेंगे? एकदम से सही है। सद्भा का क्या निर्धवा होगा? नहीं जी भी, सद्भा का होता है विधवा। सद्भा जिसका पति जीवित हो और जिसका पति मर गया हो, उसको क्या बोलेंगे? विधवा। रुक्ष मैंने आपको कल बताया कठोर स्निग्ध होता है। समास का व्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदार का विलोम बताइए सारे साथी, उदार का विलोम क्या होगा? अजर का विलोम बताइए, क्या बोलेंगे? अजर का विलोम बताइए। शुक्ल का विलोम बताइए, शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का। उन्मत्त का क्या बोलेंगे? उन्मत्त का विलोम बताइए साथी। वंद्य का विलोम बताइए, वंद्य का विलोम क्या होगा आपका? मरुस्थल का विलोम बताइए, मरुस्थल का विलोम क्या हो जाएगा साथी? मरुस्थल का। कल्पित, जिसको कल्पनाओं में है, जो वास्तव में नहीं है, कल्पित का क्या होगा? क्या बनेगा? उदार का बनेगा दोस्त हमारा क्या? अनुदार बनेगा, अनुदार। अजर का, जिसे बुढ़ापा ना आए, जर बुढ़ापा, बुढ़ापे को बोलते जरा। शुक्ल का क्या होता है? कृष्ण बनेगा। क्या? कृष्ण अर्थात काला, शुक्ल माने सफेद। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही होती हैं, चंद्रमा अपने पूर्ण रूप की जाए, और कृष्ण क्या होता है? चंद्रमा जब अपने मतलब उसका जो स्थिति, दृश्य स्थिति है, वो घटती जाए। उन्मत्त का क्या होता है? उन्मत्त होता है सम्मुख को बोलते हैं, विमुख विपरीत हो जाएगा। वंध्य जो वंदना करने के योग्य है, पूजने योग्य है। एक है आपका, सॉरी निंदा नहीं बोलेंगे, निंद्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निंद्य, यानी जो निंदा करने के योग्य है, निंदा करने के योग्य। मरुस्थल का क्या होता है? वनस्थल होता है। क्या होता है? वन स्थल होता है। कल्पित का होता है वास्तविक, यथार्थ। क्या बोलते हैं? यथार्थ की बातें करो, कल्पनाओं की बातें मत करो। कैसी बातें करनी चाहिए? कल्पनाओं की बातें नहीं करनी चाहिए, यथार्थ की बातें करनी चाहिए। आगे आएंगे, बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? सर विनायक बैच का हिंदी वाला क्लास अपने मेन चैनल पर अपलोड कीजिए, 2023 वाली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसको पारोडी बना के बहुत सारे लोगों ने पहले ही लीक करके यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है साथी। जब हम पेड कोर्स लेके आए तो उसको यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं? मैंने आपको बता दिया, कोई अंतर नहीं है हिंदी में, मैंने यूट्यूब पे बता दिया आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। विनायक बैच की पीडीएफ यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने डाल रखी है, ठीक है ना। ये तो उन लोगों के साथ साथ ही बेईमानी हो जाएगी ना जिन्होंने पेड कोर्स। मैं कभी आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप पेड कोर्स मतलब जब लेते हैं तो वहाँ एक भरोसा होता है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की तरह वो फ्री नहीं होता। और अंतर कोई नहीं है कि भाई कोई विशेष अंतर है, अध्यापक बदल के वहाँ कुछ चीज़ें छुपा ले यूट्यूब पे, हम तो एटलीस्ट ऐसे नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ मौजूद है यूट्यूब पे, है मौजूद, और बहुत सारे लोगों ने। मैं हालांकि इसकी ये नहीं कहता आपसे आप उन लोगों को बढ़ाएं आगे उस तरह से, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि जो हम पढ़ा सकते हैं वो आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं। आप उससे अच्छा पढ़ाना, चोरी करना मत सीखिए। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। आर्यन शर्मा जी कह रहे हैं आ गया, मैं भी तुम्हारा इंतजार था मेरे हीरो भाई, कि तुम कब आओगे। आगे, प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रज्ञा किसको बोलते हैं? मनीषा विवेक को, मेधा प्रतिभा को, मति बुद्धि को विधाता नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विधाता नहीं कहेंगे। विधाता तो ईश्वर को कहते हैं, वो बुद्धि के पर्यायवाची हैं सारे। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? आधि का अर्थ क्या है? तो व्याधि का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए।
तो व्याधि का तो होता है साथी आपका रोग के लिए, रोग है कोई, कोई बीमारी है, क्या बोलेंगे, कोई बीमारी है आपका, कोई पीड़ा है, क्या बोलेंगे, कोई पीड़ा है। तो ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, व्याधि के लिए। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, क्या होता है, आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। लेकिन मैं यहां पर ये बोल देता आधि, तो इस आधि का अर्थ क्या होगा, कितने दोस्त बता पाएंगे इस आधि का अर्थ क्या होगा, फिर मैं आपसे कुछ और जानूंगा। इति और इति का अर्थ बताइए, एक जैसे हो जाए। इति और इति का अर्थ क्या होता है, इति और इति का। तनि और तनि का अर्थ क्या होता है, तनि और तनि का अर्थ साथी क्या होगा। क्षमा क्या बोलते हैं, कशमा, कशमा होता है, कशमा, ठीक है, काकशा होता है जैसे। और मैं आपसे पूछ लूँ क्षमा का क्या होगा आपका, ऋत और ऋतु का क्या होता है, ऋत और ऋतु बड़े पूछे जाने वाले शब्द हैं, ऋत और ऋतु। इति किसको बोलते, इति शुरू, यानी कि इति श्री किसको बोलते, समाप्ति, इति समाप्ति हो गया। और इति क्या होता, वो होता किसी कार्य में बाधा आना, विघ्न आना, कोई ऑब्स्टेकल आ जाना। तनि और तनि, तनि होता है बंधन, बंधन, ठीक है, तनी बांध दो, जूते में नहीं कहते मम्मी तनी बांध दो, जब हम छोटे छोटे से थे, बंधन। और तनी, तनिक बोलते हैं थोड़ा को, थोड़ा होता है। क्षमा होता है यानी कि किसी से आप माफी मांग रहे हैं, क्षमा याचना की, ठीक है, माफी हो गया साथी, माफ करें। क्षमा हो गया पृथ्वी, क्या होता है, क्षमा होता है पृथ्वी। ऋतु होता है सत्य, क्या होता है, सत्य। और ऋतु होता है मौसम, क्या होता है, मौसम होता है। आधी कितने लोगों ने बताया, आधी का अर्थ क्या होगा, बोलेंगे भी फटाफट से, आधी का अर्थ क्या होगा, सारे दोस्त दिखाएंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। सर कल आपने विशेषण के 4 भेद बताए, जब यूपीएसआई क्लास में बताया तो 5 भेद बताए। मैंने आपसे वहां पर एक बात कही होगी दोस्त, ध्यान से आपने शायद नहीं की पूरी, या आपने एक फोकस के साथ में नहीं। मैंने कहा वहां पर विद्वानों के अनुसार 5वां भेद, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण अब कहा जा रहा है, आने वाले समय में वह 5वां भेद भी शामिल हो सकता है आपको। तो वो लोग कहते हैं कि स्थान के नाम पर जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, इस सबको अब नई पुस्तकों में, नए संस्करण जो हैं उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण बना के दिखाया जा रहा है, और बहस चल रही है हिंदी निदेशालय में इसके लिए, ठीक है। तो वो मैंने वहां पर ऐसे बोला है 5, नहीं तो परीक्षा में आएगा तो 4 करके आना, ये बात भी मैंने, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया आधी का, दिखाएंगे भाई आधा। देखो बहुत सारे लोग कह रहे आधी का मतलब आधा, देख रहे हो इन बुद्धुओं को, तो मैं आपसे आधा ही ना पूछ लेता। आधी कुछ कह रहे हैं शुरू होता है, वो आदि होता है, आदि होता है, आदि माने होता है शुरू, शुरू, ना आदि ना अंत है उसका, बोलेंगे, दिखाएं भैया। आधी का अधूरा कह रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं जी, कोई है लिखने वाला, बड़े धीरे धीरे से दिखाओ कमेंट। आज को उसको टॉपर घोषित करते हैं क्लास का, दिखाओ आज के टॉपर घोषित करते हैं दोस्त। आदि, आदत कह रहे हैं, नहीं भैया वो ये वाला आदि होता है, आदत, ये कल मैंने आपको बताया था, सो गए थे क्या क्लास में, कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो ऊपर करो, एक बच्चे ने भी लिखा, खो दिया यार तुमने, उसने आधा स्त्रीलिंग लिखा था, नीचे दिखाओ, नीचे 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 करो, इनको आज टॉपर बनाएंगे, नीचे करो थोड़ा सा और, अभी देखा था यार मुझे कमेंट में, गलत दिख गया क्या, आगे करे भाई, खो गया नाम, कुछ श्याम करके कुछ नाम था, इन्होंने खो दिया, ऊपर ढूंढ के लाओ उसको, कहीं से भी ढूंढो। तो क्या बोलेंगे, आधी को बोलते आधा का स्त्रीलिंग। और बड़ा गजब उत्तर आपने दिया था भाई, ठीक है, नाम आपका भी बता देंगे, आधा स्त्रीलिंग ऐसे उन्होंने लिखा था, बड़ा गजब। आधी को आधा थोड़ी बोलोगे, आधा का स्त्रीलिंग बोलेंगे, आधा का स्त्रीलिंग। आधा बोलते ही तो आधी आधा कैसे हो जाएगा, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दे रहे हो, है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि होता है। तो दावाग्नि क्या होती है, जंगल की आग, क्या होती है, जंगल की जो आग होती है, जंगल की आग, उसको दावा अग्नि बोलते हैं। बड़वा अग्नि जो होती है वो समुद्र की आग होती है, किसकी, समुद्र की आग होती है। जठर पेट, और पेट की अग्नि इसको क्या बोलते हैं, जठर रस, पेट में पाया जाता है जठर रस। मंदाग्नि क्या होती है, मंद, भूख न लगने वाली जो बीमारी है, भूख न लगने वाली बीमारी, भूख न लगने वाली बीमारी को मंदाग्नि बोलते हैं, भूख न लगने वाली बीमारी होती है, ठीक है, बीमारी होती है। जठर अग्नि, पेट की अग्नि, खाना खाया, तुरंत पानी पिया, और क्या होता है हमारे पेट में खाना पचना क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक प्रक्रिया,
और सारी रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, जब आप 10वीं 12वीं में कभी पढ़े होंगे, एक साइन लगता था केमिकल रिएक्शन के बाद में, जिसको हम बोलते हैं कि इससे अग्नि पैदा हो रही है। और हीट हर केमिकल रिएक्शन में पैदा होती है। तो हीट पैदा हुई और आपने क्या काम किया, इधर से तुरंत खाना खाते ही पानी पी लिया। खाने के पहले पानी पियो हर छात्र। खाने के पहले आप पानी पीते हैं तो वो एक वरदान है, और खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो वो एक जहर है। ठीक है, आपके जीवन को नष्ट करने का काम अगर कुछ करता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, नशीले पदार्थों में चाय, कॉफ़ी, तमाम चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी एनर्जी ड्रिंक जैसी चीज़ें, या फिर आपका खाना खाने के बाद में पानी पीना, ये शरीर को सबसे ज़्यादा तबाह करते हैं। आपके एक अच्छा स्टूडेंट को इन सबसे दूर रहना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया, जठर अग्नि को अगले जलने देंगे, उसको शांत नहीं करेंगे, और वो शांत खुद ही हो जाती है 20, 25, 30 मिनट के बाद में, बॉडी टू बॉडी। शिवानी सागर, अच्छा, वेरी गुड। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? क्या बोलेंगे, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? किसमें गुण संधि आएगी बताएंगे? यशोदा। यशोदा में क्या आता है आपका? औदा। मैंने बताया ए और ऊ से बन सकता है, लेकिन ए और ऊदा तो कोई शब्द होता नहीं, तो विसर्ग संधि। महेंद्र किससे बनेंगे? क्या बोलोगे? महाधन इंद्र। क्या बन जाएगा? महेंद्र बन जाएगा। आ और ई, ए प्लस बी फैमिली है साथी, और ए प्लस बी किसको दर्शाता? गुण संधि को। जगन्नाथ, जगत धन नाथ होगा। क्या होगा? जगत धन प्यारे साथी नाथ होगा। तथैव का क्या होगा? तथा धन एव होगा। क्या होगा? तथा धन एव होगा, तथेव होगा। तो यहां पर भी आ और ए, ये क्या हो गया? ये ए और सी फैमिली होगी, यानी यहां तो वृद्धि संधि हो गई। यहां साथी क्या हो गई? विसर्ग हो गई, विसर्ग संधि हो गई। यहां पर साथी क्या हो गई? आपकी व्यंजन संधि हो गई। और यहां पर साथी क्या हो गई? ए प्लस सी अर्थात वृद्धि संधि हो। क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। ए वाला जो नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं एक बार। ए आ जो नहीं जानते हो, जो जानते हो उनका रिवीजन हो जाएगा, वो साथी बने उन सबके। ई उ और री होता है। साथ में साथी आपका ए दीर्घ ए ओ, और साथी आपका दीर्घ औ होता है। ये फैमिली ए है, ये बी फैमिली है, ये सी फैमिली है। अपने परिवार में कभी संधि होगी तो कौन सी होती है? अपने परिवार में, सारे साथी बताएं, अपने परिवार में जो संधि होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो भाई फटाफट से। दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का मतलब क्या होगा कि ए के सदस्य आपस में संधि करेंगे और बी के सदस्य आपस में संधि करते हैं। तो अपने परिवार में अगर सदस्य मिले, किसी से भी मिले, अपने परिवार के सदस्य से मिलेगा तो हमेशा दीर्घ संधि बनेगी। कभी भी ए प्लस बी आपको जुड़ते दिखे तो गुण संधि होती है। गुण मिलते हैं बराबर के लोगों में, ए और बी। ए और सी एक को जंप करके चला गया, यानी वृद्धि हो गई, बढ़ना हो गया, तो वृद्धि, ये वृद्धि संधि होती है। बी के साथ क्या बोलेंगे? बी के साथ बी का ना हो, बी के साथ कोई सदस्य बी का ना हो, यानी बी के साथ क्या आए? बी का नहीं होगा तो ए या सी का होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। और साथ ही सी के साथ सी का ना हो, यानी कि ए या बी का कोई होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से। इसी को हम अयादी संधि कहते हैं। ये स्वर संधि के 5 भेद, इनकी पहचान ये होती। जैसे यहां हमने पहचान की, क्या आया यहाँ पर? आ आया, और यहाँ पर क्या आया? ई आया। आ ए हो गया आपका, और ई क्या हो गया? बी हो गया। जैसे देखें ध्यान से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। एक मुझे बताओ, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे भाई? गंगोर मी का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोर मी का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बालोचित का संधि विच्छेद आपसे पूछ सकते हैं। बालोचित का संधि विच्छेद क्या बताएंगे? तो ये सब आपके क्या? गुण संधि के हैं। गुण संधि के, गुण संधि के। सर जी सी प्लस सी नहीं हो सकता क्या? आता नहीं साथी उसमें। ब्रह्म ऋषि क्या बोलेंगे? ब्रह्म धन ऋषि होगा, ब्रह्म धन ऋषि होगा। गंगोर्मी क्या होगा आपका साथी बताएं? गंगा धन उर्मी। कुछ दोस्त यहाँ कक्षा में किसी की बात को कहीं पर आप ध्यान से पढ़ा करो वहां पर, फिर आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पूछते हैं, इसका मतलब आपने वहां ध्यान नहीं दिया। थोड़ी रिसर्च किया करो। इस क्लास को, क्वेश्चन वाली क्लास, आप अपनी तरफ से मत बनाओ। क्वेश्चन इधर रहेंगे, आपको आंसर करने, इतना सीखना भर है। कुछ डाउट है तो वो अपने आप दूर ही हो जाएगा खुद ही एक समय के साथ में। मद धन उन्मत, ठीक है, या उसके लिए फिर रिसर्च कीजिए। यहाँ कमेंट सेक्शन में मत लिखो उसको प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं।
अब आप नहीं जानते और कोई और जानता है, मान के चलो पूरी कक्षा उस बात को जानती है, आप अकेले नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लास को फिर आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। क्या बोलेंगे? तो इन सब में देखिए यहाँ पर क्या आया, ए और रे, ए और री, तो बी परिवार हो गया, बी परिवार हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं कि भैया ए यहां पर और री, ए और री जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ये प्रश्न आ गया क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में किसी में, मान के चलो ए प्लस री का निर्माण होके क्या बनेगा? 4 विकल्प मैं आपको दे देता हूं, 1 2 3 और 4, बताएंगे भैया। ए और रे का निर्माण होके अर बनेगा, ए और रे का निर्माण होके अर बनेगा, या अर बनेगा, या मैं आपसे बात करूं अर बनेगा, तो बताएंगे। ए बी सी डी, 1 2 3 4 क्या चुनेंगे? 1 2 3 4 क्या चुनेंगे? संख्या लिख के बताइए, 1 2 3 और 4 क्या चुनेंगे सर? तो सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ देखेंगे भाई, दिखाओ कमेंट, रिफ्रेश करो भाई, क्यों रोक क्यों रहे हो? इनको चलने दो ना बच्चों के कमेंट। 2 2 2 2 2 सारे साथियों ने लिखा, अर लिखेंगे। तभी तो ये रे कैसा है, हलंत लगा हुआ आधा है, और आधा रे इसीलिए कहां पर जाता है? सिरोरेखा के ऊपर, इसीलिए ऐसा रे बनता है वहां पर, ब्रह्म ऋषि, अर बनेगा। ठीक है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें भैया, मिलान करें। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश और यथाशीघ्र। इधर दिए हुए हैं बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व। विदेश गमन क्या हो जाएगा? विदेश को गमन। मुझे बताइए इसमें कौन सा तत्पुरुष है विदेश गमन में? तो विदेश को गमन है, क्या है? विदेश को गमन है। गिरिधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, बहुव्रीहि में आ जाएंगे। देश और विदेश क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। यथा यानी कि एक अव्यय उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो क्या बनेगा साथी? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाए, सही हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध, नहीं सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा? और होली पर बहुत सारे छात्र अब घर जाने लगे हैं भैया, बड़े अच्छे से त्योहार को मनाना, ऐसे नहीं कि आप लोगों के साथ में किसी गलत तरीके से, क्योंकि होली पर ये चीज़ देखने को मिलती है, लोग एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मीन्स मतलब त्योहार के जश्न में लोग दूसरे मूड में भी पहुंच जाते हैं, तो बचना है ना। बी हैप्पी, बी हेल्थी, देन यू विल बी हेल्थी। आगे आएंगे। मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तब सारी संपदा। आगे आएंगे। भैया हम तो घर हैं, हाँ उस चीज़ के साथ ही मत बनो। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, स्टूडेंट ऐसी फर्जीवाड़े में कुछ भी रील्स बना देते हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारी होली तो तब आएगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन त्योहार और घर की खुशी भी अलग चीज़ है, उसमें शरीक होइए, शामिल होइए, तनहा नहीं होना है ऐसे, और डायलॉग्स नहीं देने। पता चले कल को गांव में नालियों में लेट रहा है और उधर रील्स सबके लिए बना दिए, एक की अपनी होली तो तब आएगी जब भैया नौकरी लग जाएगी। ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं करना है ना। बोले स्टूडेंट की कोई क्यों नहीं है होली दिवाली? बिल्कुल है। मतलब जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी, तो इस हिसाब से मान के चलो जिनके पिताजी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या जिनकी नौकरी नहीं है, तो त्योहार ना मनाए, मनाना चाहिए ना, उसमें शामिल हुई है सबके, सब लोग अच्छे से। मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को लड़ते हुए देखा, तो मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, आगे आगे। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आहा क्या बोलेंगे जी? क्या? आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, किस प्रकार का वाक्य? विस्मयवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य, क्योंकि इसके बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात होली के बाद ही होगी। ओके, तो जिसके भी फेस्टिवल चल रहे हैं हमेशा मनाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, धर्म विशेष का कोई भी त्योहार है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी पवित्रता से, बड़ी सकारात्मक तरीके से। किसी रिक्त स्थान की पाकर उसके प्रति रिक्त स्थान का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी का उपकार पाकर उसके प्रति गुलामी का भाव, ये गलत हो जाएगा। किसी का अनुदान पाकर उसके प्रति, अनुदान नहीं, कृतघ्न
कृतघ्न बोलते हैं कि उपकार ना मानना। भाई कोई आपको अनुदान दे रहा है और आप उसका उपकार भी नहीं मान रहे हैं तो गलत बात है। किसी की मदद पाकर उसके प्रति कर्ज का भाव प्रकट करनी, कर्ज का भाव नहीं। क्या बोलेंगे? किसी की सहायता पाकर, किसी ने आपकी सहायता की। आपके जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी किसी ना किसी रूप में मदद करेंगे, और कहते हैं उनके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। दोस्त, हम सब बहुत परेशान होते हैं अपने जीवन में। कई बार ऐसी स्टेज आती है, परेशानी होती है, कई बार घर की स्थिति ऐसी होती है कि हमको लगता है कि यार क्यों हमारे साथ ये हो रहा है और हमारी स्थिति कब अच्छी हो। जब हम परेशान होते हैं, कई बार हम चिल्लाते हैं, लोगों पे लड़ जाते हैं, लेकिन एक कहते कृतज्ञ होने का भाव ऐसा है कि जब आप परेशान हो तभी आपको सोचना है कि आपके जीवन में खुश होने की चीज़ क्या कुछ है। वो कुछ भी हो सकती है, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, मान के चलो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घर साथ रिलेशन में होंगे, किसी अन्य के साथ रिलेशन में होंगे, तो कई बार गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब आप परेशान हो या गुस्से में या क्रोध की स्थिति में हो, तो आपको भर तब एक बात याद कर लेनी है कि क्या सच में कुछ ऐसा है जो खुश होने की वजह हो, और आप उस वजह को याद कर पाएंगे तो फिर चीज़ें सही चलती हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? 23 को प्लीज एक बार देख लें। 23 में क्या हो गया? जैसे ही मैं घर पहुंचा, ये तो जैसे ही हो गया, मिस्र हो गया, संयुक्त। ठीक तो है भाई, क्योंकि मिस्र हो गया। मैंने घर पहुंचकर देखा वो आपका साधारण हो गया, विकल्प बी में साधारण था, नीचे आपका मिस्र है, विकल्प एकदम ठीक है। पीछे देखने के लिए तब बोलना है जब आपको लगे कि कुछ सच में गड़बड़ हुई है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना है कि कुछ भी बोल देना है। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह तो पुकारने की बात है, माँ भारती के पुकारने की बात चल रही है, तो वीरता की बात है। और वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का साथी जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त आपका? आप कहेंगे भैया जी उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होगा। हास्य का क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। भय होता है, एकदम से ठीक है, आगे आएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विघ्न उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में कौन सा छंद है साथी बताएंगे एक बार। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या फिर रोला है? तो मात्राएं गिननी पड़ेंगी, देखते हैं भैया। राम कथा 2 1 1 2, 2 1 1 1 1 2 2। संशय 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2। क्या बनेंगे भैया? यति से पहले देखिए, 4 2 6 2 8 4 12 2 14 2 16 16, 4 4 8 2 10 2 12 2 14 2 16, और 16 16 किस में हो गई साथी? आपका चौपाई हो गया। क्या हो गया? अंत में 2 दीर्घ आते हैं, किसकी पहचान है? ये भी चौपाई की पहचान है। जैसे मैं कुछ पंक्तियां लिखता हूं आप लोगों के लिए, यहां भी गिनना। मंगल भवन, अनुस्वार की कितनी मात्राएं होती? चंद्रबिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, अनुस्वार की 2 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं। द्रवहु, सुनेंगे, द्रवहु तो दशरथ, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। क्या बोलेंगे? अजिर बिहारी। इसमें भी मात्राएं गिने, मात्रा गिननी है, ऐसे तो सब जानते हैं कि भैया रामचरितमानस से तो क्या हो गया, चौपाई में लिखी गई है वो। सोचो, महाकवि कालिदास इतने गजब की बात रही होंगी कि अपनी बात भी कहनी है और 16 मात्राओं में कहनी है। कितने शब्द उन्होंने हटाए होंगे और उनकी जगह वही अर्थ देने वाला अर्थ शब्द उन्होंने चुना होगा कि मात्राएं बराबर रहें, कि चौपाई ही रहे। कितनी गजब बात रही होगी। दोहे, चौपाई, बड़ी जबरदस्त। ऐसे नहीं कि आज की तरह हम जैसे खड़े हुए किसी और की पंक्तियां बोल दी, कुछ अपनी बनाई टूटी फूटी शायरी। ये नई कविताएं हैं, ठीक है, लेकिन उनका बड़ा जबरदस्त कार्य रहा। तो क्या बोलेंगे? देखो, कभी भी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अगर अनुस्वार आएगा तो मात्रा कितनी गिनेंगे? सै की तो एक मात्रा होती है, लेकिन सै के आगे क्या है? एक आपका आधा। ये क्या? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कैसा लिखा जाता है? आधा। जैसे संगम को मैं लिखने लग जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा अनुस्वार हटा के, अनुस्वार हटा के मैं लिखूंगा इसको संगम। यही लिखा जाएगा, यस और नो? कुछ ऐसे तो नहीं है जो ये बोले संगम लिखा जाएगा जी। ए चुनोगे या बी चुनोगे? बताओ, ए चुनोगे या बी चुनोगे? संगम को और कैसे लिख सकता हूं? ए के रूप में या बी के रूप में? तो क्या बोलेंगे भैया? ए के रूप में, क्योंकि हमको हमेशा ये देखना होता है कैक है गैग है, कैक है गैग है अंगा। तो हमको देखना होता है कि जो अनुस्वार के बाद में क्या है।
अनुस्वार के बाद में क्या है साथी आपका, तो आप बोलेंगे गे है। तो गे इस वाली पंक्ति का पांचवा आधा लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं पंचमाक्षर का प्रयोग। पंचमाक्षर का प्रयोग, जैसे पंप को लिखेंगे हम, पंप को कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद में क्या है पे, तो पे फे बे भे में, इस वाली पंक्ति का पांचवा आधा लिखा जाएगा। तो पंप को मैं ऐसे लिख दूंगा। जैसे मैं बोलूं ठंड को कैसे लिखेंगे, ठंड को भैया फिर, तो यहां पर बाद में देखिए क्या है, डे है, तो कैसे बोलेंगे, टे ठे डे ढे अणे, तो जो पांचवा है वो आधा लिखा जाएगा, यानी पांचवे को आधा लिखा जाता है, पांचवे को आधा। तो गे वाले का आधा कौन सा होगा, तो क्या चुनेंगे जी भैया, ए ठीक होगा, बी की तरफ कोई नहीं जाएगा, बी की तरफ कोई नहीं जाएगा, ये बात याद रख लेनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये आधा हो गया, और आधे का भार किस पर पड़ेगा, इस पर। तो ये हमेशा दो मात्राएं बनती हैं, एक एक। अगर शुरुआत में कभी आधा है तो उसका क्या होगा साथी, गिनती नहीं होगी, फिर क्या बनेगा, दो और एक, इसकी गिनती होती नहीं। यानी बीच में है तो पहले पर भार देगा, यदि शुरुआत में है तो गिनती नहीं होगी। जैसे द्रवहु में देखिए, दे है, तो दे कैसा है, आधा है, और दे के साथ में क्या है, रे पूरा है, रे पूरा है, रे क्या है, रे पूर्ण है, तो रे की मात्रा से शुरू होगा। तो क्या बोले, दो एक 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 दो एक एक दो और दो, यहां पर दे की कोई मात्रा नहीं होगी, रे की एक, वे की एक, हु की एक, तू एक 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 दो दो, मात्रा गिनेंगे कितनी आएंगी, 16 16 16 16 आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। मैं आपसे पूछूं साथी, अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत शानदार, एक कह रहा IPL है आज। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार, तो अलंकार की अगर मैं साथी बात करूं तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे अलंकार के भैया, एक तो होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, एक होते हैं अर्थ अलंकार आपके, एक होते हैं साथी उभय अलंकार आप। तो शब्द अलंकार में तो अनुप्रास आता है एक, तो बोले भी साथी, अनुप्रास आता है, यमक आता है, यमक, श्लेष आता है, श्लेष आता है, श्लेष, वक्रोक्ति आता है, वक्रोक्ति आता है, वीप्सा आता है, वीप्सा, ये आदि किस में आते हैं आपके अलंकार में। अर्थ अलंकार में उपमा आदि जितने भी हैं, उपमा, रूपक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, बाकी अन्य नाम जितने आप जानते हो, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। उभय अलंकार में कौन सा आएगा, संसृष्टि और संवर आते हैं, संसृष्टि और संवर अलंकार किस में आते हैं, वो उभय अलंकार में आते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इनको और इनको याद रखो, बाकी सब अर्थ अलंकार में आ जाएंगे। जैसे रूपक क्या हो गया, अर्थ अलंकार हो गया, रूपक क्या हो गया साथी आपका, अर्थ अलंकार हो। जबान पर लगाम ना होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बोलेंगे, जबान पर लगाम ना होना, बोलेंगे फटाफट। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से, बोलेंगे तेरे जबान पे बिल्कुल लगाम नहीं है, एकदम से बोल देता हर बात को, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी, जरूरत नहीं है उतना स्पष्टवादी। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या फिर नंददास को। वात्सल्य रस, बच्चे के ऊपर, बच्चे मतलब भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं, और भगवान श्री कृष्ण की रचनाएं किसने की है, सूरदास जी। कौन कौन सी रचनाएं, मैंने आपको बताया था, श्री कृष्ण जी के जो बाल लीला रूप का वर्णन किया सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी में। पूछा जाता है सूरदास जी के गुरु कौन है, सूरदास जी के गुरु कौन है, तो क्या बोलेंगे, सूरदास जी के गुरु भी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि रहे थे, और ब्रजभाषा से ही संबंध है किसका, आपका सूरदास का। गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। कौन से हैं, वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, बताएंगे। अमृत और विष, यशपाल की, ए लड़की, कृष्णा सोबती, त्यागपत्र जैनेन्द्र, और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपको देखने को मिलेगी, अमृत और विष, यशपाल। अच्छा ये बताइए, आप में से UPSI कितने साथियों का एग्जाम होगा इस बार, एक पोल क्रिएट कर सकते हो तो, ठीक है, एक पोल क्रिएट करो, पोल में लिखो UPSI, एक ऑप्शन बनाना UP कांस्टेबल, और एक ऑप्शन बनाना UP कांस्टेबल और UP SI बोथ, दोनों। बताना भाई किनका सिर्फ कांस्टेबल का पेपर है, उसी पे क्लिक करना, कितने लोगों का SI का है, ठीक है, कितने का दोनों का है, और एक चौथा बनाना नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा और नहीं है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बोथ लिखो, BOTH, BOTH, वाई लिख दिया आप,
यूपीसी लिखा हुआ है, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बोथ का मतलब है दोनों आपके हैं, और एनओटीए, नन ऑफ दीज, एनओटी, ठीक है, इनमें से कोई सा नहीं है। एक बार पोल में आंसर करेंगे। अमृत और विष जो है साथी वो अमृतलाल की है, तो मैं भी समझ पाऊंगा कि किस तरह की हमको इस क्लास को और ज़्यादा अमृतलाल नागर किस तरह की दिशा में इसको ले जाने की जरूरत है, तो हम और समझ पाएंगे। अमृतलाल नागर, मानस के हंस पूछी जाती है भाई बहुत, गदर के फूल पूछी जाती है, गदर के फूल पूछी जाती है। सारे लोग प्लीज कमेंट में आंसर इसमें एक ऑप्शन को जरूर चुनेंगे, ठीक है। सात घूंघट वाला मुखड़ा, क्या बोलेंगे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, ये किसकी है, ये भी अमृतलाल नागर की है, क्या बोलेंगे, अमृतलाल नागर की। यशपाल की साथी अगर हम बात करते हैं आपका, मेरी तेरी उसकी बात, क्या बोलेंगे, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात, ये किसकी है, ये यशपाल की है। दूसरा साथी आपका दादा कामरेड, क्या बोलोगे, दादा कामरेड। और तीसरा साथी आपका झूठा सच, क्या बोलोगे, झूठा सच। और चौथा आपका साथी देशद्रोही, क्या बोलेंगे, देशद्रोही रचना किसकी है, तो हम कहेंगे ये भी भैया हमारी रचना है यशपाल, क्या बोलेंगे, यशपाल की। ओके, आगे आएंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम किस साहित्यकार को दिया गया, तो कब दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया 1955 में, किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं दूसरा पुरस्कार किसको मिला, दूसरा, क्या बोलेंगे। और हाँ साथी, वहां पर एक पुरस्कार था, उसमें मुझे कुछ बताना था भी। सेकंड, वासुदेव शरण अग्रवाल 1956, वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था। वासुदेव शरण अग्रवाल को जैसे याद आता है तो बताता हूं मैं। वासुदेव शरण अग्रवाल 1956 में, ये दूसरे हैं। साहित्य अकादमी पाने वाली पहली महिला कौन है, सारे दोस्त बताएं, पहली महिला कौन है, तो 1980 में मिला था कृष्णा सोबती को। इनको कृष्णा सोबती को मिला था जिंदगी नामा के लिए, किसके लिए, कृष्णा सोबती जी को मिला जिंदगी नामा के लिए, जिंदगी नामा के लिए। और अभी 2023 में मिला संजीव को मुझे पहचानो के लिए, किसके लिए, कौन सा इनका कृति रही, मुझे पहचानो, क्या बोलेंगे, मुझे पहचानो, ठीक है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। एक बार पोल दिखा दें, तो इस क्लास में सिर्फ अगर बात करें हम यूपीएसआई, जिनका सिर्फ यूपीएसआई है वो लगभग 10% बच्चे हैं। जिनका यूपी कांस्टेबल है ऐसे बच्चों की संख्या 55% है। जिनका दोनों का पेपर है कांस्टेबल और यूपीएसआई, ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 30% है। और नन ऑफ दीज, यानी जिनका इनसे अलग है, ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं, लगभग 3% उनकी संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल लेवल में थोड़ा सा अंतर रहता है, नो डाउट, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोनों लेवल हमारे मेंटेन होते हैं, उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। और अदर एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आपको भी एक विश्वास पैदा होगा, साथ ही आप इसी प्रैक्टिस सेट से जुड़े रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक वाह की आवाज़ में होली की अग्रिम शुभकामनाएं फिर से, ठीक है। रमजान जिन साथियों का चल रहा है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाएं, एक सद्भाव देश में पैदा करें, एक भाईचारे की भावना का देश में विकास करें। और सिर्फ भाईचारे की भावना का मैसेज ये नहीं होता कि आप दूसरे धर्म के व्यक्तियों से ही सिर्फ भाईचारा करें, आपको ये जो जातिगत बीच का भेद है इसको भी दूर करना होगा। यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़कर देखने की, यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़कर देखने की, तुझे देखा तो सोचा एक बार और मुड़ के देख लूं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथ ही आपका होली के बाद में जब क्लास होगी आप शेड्यूल देख लेंगे, क्योंकि सोमवार को शायद रंग है तो ट्यूसडे शायद क्लास हो पाएगी। नमस्ते, जय हिंद, और बहुत सारा प्यार सबको, सबके परिवारजनों को, जो भी हमसे बड़े हैं, माता पिता, उन सबको चरण स्पर्श करके प्रणाम सबसे बोलना कि भैया ने बोला है घर के लिए, तो नमस्ते, थैंक यू।